गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। हम कंपैरेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स देखेंगे। इनवर्टिब्रेट्स विभिन्न प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे पास इनवर्टिब्रेट में हम फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। चूँकि प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर एनिमल है, इसलिए इसके बारे में क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा यूनिसेलुलर वे पे होगा, तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। हम सीधा पॉरीफेरा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको पॉरीफेरा टू इकानोडर्मेट्स, पॉरीफेरा टू इकानोडर्मेट्स हमको डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे? पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा जिसका रिप्रेजेंटेटिव हम लेते हैं साइकॉन, मतलब साइकॉन में किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हम समझते हैं। तो जब हम किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम किसी का पाचन तंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कंपैरेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इंजेक्शन। तो हम पहले फूड अपने बॉडी में देंगे, तो इसका फूड मटेरियल क्या है, क्या होता है इसका फूड मटेरियल, ये पहले हम समझेंगे। तो पहले फूड मटेरियल देखेंगे, उसके बाद इंजेक्शन देखेंगे कि बॉडी में किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। अंतःग्रहण कहा जाता है बॉडी में भोजन को डालना, ये क्या कहलाता है? इंजेक्शन। दूसरा होता है अब बॉडी में भोजन पहुंच चुका है तो इसको डाइजेस्ट किया जाएगा, इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, ये कहलाएगा डाइजेशन, मतलब कि पाचन। चौथा होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण, मतलब पचे हुए भोजन का शरीर के अंगों में शामिल होना या शरीर को एनर्जी देना, ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। अगला होता है इजेक्शन। इजेक्शन या एक्सजेक्शन जिसको कहते हैं, इसका अर्थ होता है अनडाइजेस्ट फूड का बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करना या एग्जिट करना। तो ये हर फाइलम में हमको इतने सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। हर फाइलम में ये सारे बेसिक चीज़ें रहेंगी कि इसका फूड मटेरियल क्या होता है, इसमें इंजेक्शन किस प्रकार से होगा, ये हमको हर फाइलम में एक्सप्लेन करना है। तो पहला है फूड। तो साइकॉन के अंतर्गत हम फूड मटेरियल क्या लेता है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले साइकॉन में फूड मटेरियल होता है बैक्टीरियल। जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया को खाता है, डाइटम्स को खाता है। डाइटम्स एक प्रकार का जूप्लैंक्टॉन्स है। कुछ प्रोटोजोआ को खाता है, इसका आधा खाना प्रोटोजोआ होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी खाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी ये लेता है। तो इसका फूड मटेरियल बैक्टीरिया है, डाइटम्स हैं, प्रोटोजोआ है, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। इन सबको किसके माध्यम से लेता है? ये बॉडी के किस भाग से लेता है? वाटर करेंट से। वाटर करेंट मतलब क्या? पानी के प्रवाह से लेगा। वाटर करेंट जो साइकॉन का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जिसको डर्मल भाग कहा जाएगा। तो डर्मल भाग में जो छिद्र होंगे उसे डर्मल ऑस्टिया कहा जाएगा। तो डर्मल ऑस्टिया के माध्यम से इसके बॉडी पे के अंदर ये सारे भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं। तो बैक्टीरिया, डाइटम्स, ये वाटर करंट के माध्यम से इसके बॉडी के, साइकॉन के बॉडी के सबसे ऊपरी भाग जिसको डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है, ऊपरी पोर्स, ऊपरी छेद, इसके माध्यम से अंदर वो घुसेगा और ये बॉडी के अंदर तक पहुंच जाएगा। दूसरा होता है इंजेक्शन। दूसरा कहलाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन तो मतलब ये होगा किस प्रकार से ये अंतःग्रहण किया जाएगा, भोजन को लिया जाएगा। तो वाटर करंट आया, पानी का प्रवाह हुआ। वाटर करंट से साइकॉन के ऊपर जो बहुत सारे लेयर्स लगी रहती हैं, जैसे ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है। साइकॉन के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एक बड़ा सा भाग, खुला हुआ भाग रहता है जिसके ऑस्कुलम कहते हैं। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला भाग है, इसी को डर्मल
डर्मल साइड कहा गया है, डर्मल ऑस्ट्रिया कहा गया है, ये डर्मल ऑस्ट्रिया। ये छोटे छोटे जो गैप दिखते हैं इसको ऑस्ट्रिया कहा जाता है, छेद कहा जाता है। और ये बड़ा छेद को ऑस्कुलम कहा जाता है। और ये बीज वाला भाग है, इस बीज वाले भाग को, ये बीज का मेन भाग होता है क्योंकि यहाँ पे उसके कैविटी होती है, इसको स्पॉन्जोसील या सेंट्रल कैविटी कहा जाता है। इसको सेंट्रल कैविटी या फिर स्पॉन्जोसील कहा जाता है। तो ये वाले भाग होते हैं। अब यहाँ पे ये छेद क्या कहलाता है, ऑस्ट्रिया। और ये छेद को बनाने वाले दो दरवाजे हुए, ये इधर का दरवाज़ा, ये उधर का दरवाज़ा, इसे कहा जाता है पोरोसाइट्स। क्यों? क्योंकि ये पोर्स को बनाता है, छेद को बनाता है। तो ये ऊपर के लेयर है, इसको क्या कहा जाता है, पिनकोडर्म। इन्हें कहा जाता है पिनकोडर्म। ये पिनकोडर्म और ये पिनकोसाइट्स, साइट्स मतलब होता है सेल। पिनकोसाइट से पिनकोडर्म बनता है। ये पिनकोसाइट्स, ये ऊपर वाले भाग पिनकोसाइट्स, और जो ये बाहर का लेयर पिनकोडर्म। इसके अंदर एक लिक्विड पाई जाती है, लिक्विड भरा रहता है, सबके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे कहा जाता है मेसेनकाइमा। इसे मेसेनकाइमा कहा जाता है। इस लिक्विड वाले पोर्शन के अंदर ऐसे अमीबाइडल सेल्स मिलते हैं। ये अमीबाइडल सेल्स मिलते हैं, ये अमीबाइडल सेल्स। इन अमीबाइडल सेल्स को कहा जाता है अमीबाइडल सेल्स। मतलब अमीबा के स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट, इसका कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई साइज़ नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में दिखेंगे, इसलिए इसको अमीबाइडल सेल कहा जाता है। उसके अलावा ये ऊपर के भाग, ये भाग या फिर ये भाग जहाँ से इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकला रहता है, इस स्ट्रक्चर की बात नहीं हुई। ये गोल भाग जो उसका बेस है, इस भाग को अगर आप देखेंगे जहाँ से ये स्ट्रक्चर निकलता है, ये वाले भाग, इनको कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कॉइनकोसाइट्स। ये नए नए जर्म लेयर बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कॉइनकोसाइट। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसका नाम अभी आएगा। तो ये लेयर जो जर्म लेयर की तरह काम करते हैं, ये कॉइनकोसाइट है। ये इस कॉइनकोसाइट के अंदर आपको अमीबा के शेप का स्ट्रक्चर मिलता है, अमीबाइड सेल्स हैं। ये पोर बनाने वाले सेल हैं, इनको पोरोसाइट्स कहा जाता है। अब बाहर का जो लेयर होता है इसको डर्मल लेयर कहा जाता है, और ये पूरा दिखने में बिल्कुल फ्लैजिलेटेड दिखता है। फ्लैजिला मतलब कि बहुत सारे लेयर्स में दिखता है, जिसको फ्लैजिलेटेड लेयर कहा जाएगा। बहुत सारे बाहर से देखेंगे तो आपको बहुत सारे लेयर्स में मिला हुआ दिखता है, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड लेयर्स कहा जाता है। तो जब इंजेक्शन किया जाता है तो पहले वो वाटर करंट से, मतलब बॉडी में भोजन को अंदर पहुंचाना है तो वाटर करंट से ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाती है, वही सारे बहुत सारे लेयर वाले चैम्बर में जाती है। इसे क्या कहा जाता है, फ्लैजिला चैम्बर। अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा ये, मतलब वो बाहरी लेयर और फिर अंदर लेयर करते करते वो सबसे अंदर वाले भाग में पहुँचेगा, जो कौन सा भाग होता है, कॉइनकोसाइट्स, जो अभी आपने देखा था, कॉइनकोसाइट्स। तो अब ये कहाँ पहुँच गया है, कॉइनकोसाइट्स में। पहले कहाँ पर, वाटर कैनाल, फिर फ्लैजिला चैम्बर, फिर कहाँ पहुँचेगा, कॉइनकोसाइट्स में पहुँचेगा। कॉइनकोसाइट्स क्या है, ये जर्म लेयर की तरह काम करता है, नए नए सेल्स बनाने का काम करता है, जर्म लेयर की तरह ही काम करता है। तो अब ये कॉइनकोसाइट से कहाँ पहुँचता है, इसके बॉडी के साइटोप्लाज्म तक। इसका जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि अंदर में लास्ट में कहाँ पे जाके मिलेगा, साइटोप्लाज्म में जाके मिलेगा। तो ये लास्ट में कहाँ तक पहुँचता है, ये साइटोप्लाज्म में पहुँचता है। तो इंजेक्शन में वाटर करंट से फ्लैजिला चैम्बर, देन कॉइनकोसाइट्स, फिर कहाँ पहुँचेगा, साइटोप्लाज्म तक पहुँचेगा। तो ये होता है इसका इंजेक्शन। अब इसके डाइजेशन के ऊपर बात करें, डाइजेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें डाइजेशन देखिए दो प्रकार का डाइजेशन होता है। अगर हम इनवर्टिब्रेट के ऊपर बात करें या किसी के ऊपर भी बात करें तो डाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के बाहर होता है। सेलुलर मतलब होता है सेल, एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटर। यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब आउटर से लिया गया है, तो सेल के बाहर की तरफ। एक होता है इनर मतलब इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जनरली इनवर्टिब्रेट्स में ही होता है, और उसमें भी जिसमें ये लोअर होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है ये।
मतलब ऐसा बॉडी जिसमें जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत सरल बॉडी हो, उसमें बाह्य बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। और जहाँ पे बॉडी बहुत डेवलप्ड होती है, जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर ही बात चल रही है। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है, जो पहले पहले होंगे, सच एज पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा। उसी प्रकार से हायर में कौन आएगा, जो बाद बाद के होंगे, जैसे कि ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिट्स। तो ये हायर इनवर्टिब्रेट्स में आपको इंट्रासेलुलर मिलेगा। जनरली आपको जितने भी लोअर होंगे, जैसे पॉरीफेरा है, प्रोटोजोआ है, उसमें आपको जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप के मिलेंगे। हम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर भी मिलेगा और इंट्रा सेलुलर भी मिलेगा, अलग अलग टाइप के। तो डाइजेशन इसका होता कैसा है, इसका इनकम्प्लीट डाइजेशन स्टार्ट हो चुका रहता है कोइनकोसाइड में ही। जैसे ही ये कोइनकोसाइड्स में पहुंचता है, वैसे ही कहाँ पहुंचेगा, कोइनकोसाइड्स में जैसे ही पहुंचेगा, वैसे ही इसका डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेशन स्टार्ट हो चुका रहता है। फिर यहाँ से कहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से जाता है ये कोइनकोसाइड से, ये आपका इसका और ज़्यादा पाचन करने के लिए इसे भेजा जाता है अमीबाइडल सेल में। अमीबाइडल सेल के अंदर इसको भेजा जाता है। अमीबाइडल सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मेसेनकाइमा पाए जाते हैं, वो लिक्विड जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में पहले बात किए थे, मेसेनकाइमा। तो अब इसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, मेसेनकाइमा पे होता है। तो ये अभी तक जितने भी डाइजेशन हो रहा था, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर था, अब इंट्रा सेलुलर कहाँ पे होता है, इंट्रा सेलुलर पाचन कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होगा, खाद्य रिक्तिका में होती है। खाद्य रिक्तिका में इसका इंट्रा सेलुलर पाचन होता है। अभी तक एक्स्ट्रा सेलुलर था, इंट्रा सेलुलर पाचन स्टार्ट होता है इंट्रा सेलुलर फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल जिसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं, ये पहले एसिटिक नेचर का होता है, पहले ये अम्लीय होता है, फिर ये किस में चेंज हो जाता है, ये क्षारीय में चेंज हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। पहले ये एसिटिक नेचर का रहता है, अम्लीय रहता है, फिर ये क्षारीय में नेचर का हो जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि रेनिन, जैसे कि लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स निकलते हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। उसी प्रकार से लाइपेज ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड के डाइजेशन के लिए। तो इनका डाइजेशन किया जाता है कहाँ पे, फूड वैक्यूल के अंदर। तो अब जो है डाइजेस्ट फूड, अब यहाँ से इतने पूरे क्रियाओं में फूड वैक्यूल में ये सारे एंजाइम्स छोड़े जाते हैं, जिसके माध्यम से फूड कैसा हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब फूड क्या कहलाएगा, डाइजेस्टेड फूड कहलाएगा, मतलब पचा हुआ भोजन कहलाएगा। अब पचे हुए भोजन को कहाँ भेजा जाएगा, अमीबाइडल सेल में भेजा जाएगा। अमीबाइडल सेल्स में पचे हुए भोजन को भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है, ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ताकि उसको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाया जा सके। तो अब इसका क्या होगा, अब होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहलाता है एसिमिलेशन। क्या होता है एसिमिलेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नोन एज अ एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, किसका अवशोषण, डाइजेस्ट फूड का अवशोषण क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड इज नोन एज अ एसिमिलेशन। तो इसका एसिमिलेशन कहाँ पे होता है, ये अमीबाइडल सेल में होता है। अमीबाइडल सेल उसको अवशोषित करती है और फिर इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरित किया जाता है विभिन्न प्रकार के बॉडी पार्ट्स में, बॉडी के विभिन्न अंगों में इसको विभाजित किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बांट दिया जाता है। मतलब अवशोषित भोजन को
जो डाइजेस्ट फूड है उसको अवशोषित किया जाएगा, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो मतलब कि भोजन हमारे उसके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच चुका है। इसमें अब कभी कभी जब भोजन है उसको रिज़र्व करके भी रखा जाता है। इसको कलेक्टिव फूड या रिज़र्व फूड के नाम से भी जाना जाता है। रिज़र्व फूड मतलब संचित भोजन। तो संचित भोजन इसका ग्लाइकोजन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन आदि के रूप में संग्रहित रहता है। इस फॉर्म में ये पाया जाता है। इसका कलेक्शन ग्लाइकोजन, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन आदि के रूप में संग्रहित होता है। थोड़ा फट से हम वापस से देख लेते हैं। इसका फूड मटेरियल बैक्टीरिया, डायटम्स, प्रोटोजोआ होते हैं। ये वाटर कैनाल के माध्यम से डर्मल ऑस्ट्रिया तक पहुंचती है और वह उसकी बॉडी तक पहुंच जाती है। वाटर कैनाल फ्लैजिला से होते हुए कॉन्कोसाइट्स में जाएगा, देन साइटोप्लाज्म में दे दिया जाएगा। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर दोनों होता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन तो कॉन्कोसाइट से ही स्टार्ट हो चुका रहता है। फिर अमीबाइड सेल को दिया जाएगा जिसमें मेसेनकाइमा होती है। तो अब क्या होगा, इसका तो इतना सारा एक्स्ट्रा सेलुलर था, इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल में होगा जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स छोड़े जाएंगे। इस एंजाइम्स के माध्यम से फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। अब कहलाएगा डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड फिर अमीबाइडल सेल्स को दिया जाएगा। अमीबाइडल सेल्स क्या करता है, उसको अवशोषित, डाइजेस्ट फूड को अवशोषित करता है और फिर एसिमिलेशन के माध्यम से इसको विभिन्न बॉडी पार्ट तक वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कलेक्शन ऑफ फूड, रिजर्व फूड जिसको ग्लाइकोजन, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। रिजर्व फूड किसके फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोजन, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन इसके फॉर्म में। कलेक्टिव फूड जिसको हम रिजर्व फूड कहते हैं उसके इस फॉर्म में ये पाया जाता है। अगली क्लास में हम ऑरेलिया देखेंगे। मतलब कि अगला क्लास देखेंगे जिसको हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। अगला फाइलम है ये हमारा सिलेंट्रेटा, जिसका रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑरेलिया। इसी के अंदर किस प्रकार से इसका सेटअप है, मतलब जेलीफिश को ही ऑरेलिया इसका सही नाम है, जेलीफिश इसका कॉमन नेम है। तो ऑरेलिया में किस प्रकार से पाचन किया जाता है ये हम देखेंगे। तो ऑरेलिया का फूड मटेरियल पहले हम देखेंगे। हालांकि ये क्या क्या खाता है, ये क्रस्टेशियन ज़्यादातर खाता है। ये क्रस्टेशिया मतलब क्या होता है, क्रस्टेशिया जितने भी क्रस्ट वाले होते हैं, ये क्रस्ट से बना है, सिया क्रस्ट से ही अब आपका ये शब्द बनता है। क्रस्टेशिया मतलब होते हैं झींगा, प्रॉन, इसके और ऐसे ही झींगा प्रॉन वाले जितने भी छोटे छोटे वॉर्म्स होंगे, छोटे छोटे क्रीमियाँ होते हैं, उनको खाता है। तो जितने भी क्रस्टेशियन वॉर्म्स होते हैं, क्रीमी होते हैं, इनके एग्स होते हैं और इनके लार्वा होते हैं, इनको ये खाता है। कौन, ये ऑरेलिया। मतलब वॉर्म्स को खाएगा, क्रस्टेशिया वॉर्म्स को खाएगा, प्रॉन के जैसे दिखने वाले वॉर्म्स, एग्स, उसके एग को खाएगा, लार्वा को, उनके लार्वा को खाता है ये। तो ये पूरी तरीके से ये सिलियरी फीडर होता है। सिलियरी फीडर मतलब उन्हें कहा जाता है जो अपने सिलिया से, अपने टेंटिकल से अपने भोजन को लेते हैं। तो ये सिलियरी फीडर होता है। फिर हम इसका इंजेक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें इंजेक्शन होगा। उसी प्रकार से फिर इसका हम डाइजेशन देखेंगे, फिर इसी का एसिमिलेशन देखेंगे और फिर इसका हम इंजेक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से इसका इंजेक्शन किया जाता है। तो इतने वाले सारे पॉइंट्स आपको सबके अंदर बताने होंगे। तो आज हमने एक का देखा, अगली क्लास में हम बाकी ऑरेलिया का भी देखेंगे।